कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, हम लोगों ने अभी तक गुप्त काल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार गुप्तों का पतन होता है और अंतिम शासक विष्णुगुप्त शासन का राजभार न संभाल पाने या उसकी कोई स्पष्ट युद्ध नीति न होने के कारण वो कुछ नया करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, या यूँ कहें कि वो राज संभालने में सक्षम नहीं था। हुआ क्या कि विष्णुगुप्त की असफलता के कारण या उसकी राजनीति के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे राजवंश, मैंने कल आपके बारे हम लोगों ने कल पढ़ा था कई वंशों के बारे में। आज उसी में एक वंश पढ़ेंगे हम लोग, पुष्यभूति वंश के बारे में। ये छोटे छोटे राज्य हैं जो पनप रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। तो बात करते हैं हम पुष्यभूति वंश की। 6वीं शताब्दी के आसपास इस वंश का जन्म होता है और इसको जो स्थापना करने वाला था उसका नाम भी पुष्यभूति था, इसीलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति रखा गया। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। अब थानेश्वर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वो इस स्थान को हम लोग थानेश्वर कहा करते थे। तो वहीं पर एक पर्टिकुलर प्लेस था, उसका नाम था थानेश्वर, और थानेश्वर को इन्होंने अपनी बनाई राजधानी। अब हुआ क्या कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक होगा उसका नाम था प्रभाकर वर्मन। ये प्रभाकर वर्मन पुष्यभूति वंश का ही चौथा या 5वां राजा है, ठीक है। लेकिन और अन्य के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें है, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में ज़्यादा कुछ लेख नहीं मिलता। हम बात यहाँ किसके बारे में कर रहे हैं, प्रभाकर वर्मन की। अब बात आती है प्रभाकर वर्मन की, तो प्रभाकर वर्मन एक बहुत प्रतापी राजा था। इतना प्रतापी राजा था कि इसने किसी को नहीं बख्शा था। इसकी ख्याति चारों ओर फैली थी, इवन दैट आसपास के राज्य उसके नाम से कांपते थे। यही स्थिति उसने की, और इसके बारे में बहुत बड़ा उल्लेख भी मिलता है। कहाँ पर, सटीक जानकारी के लिए आप चाहें तो बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसको पढ़ सकते हैं, उसमें मिलता है आपको हर्ष प्रभाकर वर्मन के बारे में। दूसरा, ह्वेनसांग के वृत्तांतों में भी उसकी यात्रा जो वृत्तांत है सीयू की, उसमें भी प्रभाकर वर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक ऐहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है, इस पर भी इस पुलकेशिन द्वितीय और प्रभाकर वर्मन के बारे में भी एक स्पष्ट जानकारियाँ, यानी इस वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इनके बारे में उल्लेख मिलता। तो ये सारी कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं कहाँ से, इन विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से। अब बात करते हैं प्रभाकर वर्मन की। ये एक ऐसा राजा था जिसकी उपाधियाँ आपने अभी तक कहीं सुनी नहीं होंगी। ऊट पटांग की उपाधियाँ हैं, लेकिन पेपर बहुत आती हैं। जैसे इनकी पहली उपाधि थी हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी माने हूण जैसे हिरणों को मुझ जैसा शेर, केसरी माने शेर, सिंह यानी हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान। कौन, प्रभाकर वर्मन। दूसरा, सिंधुराज ज्वर, सिंधुराज के लिए बुखार के समान। गुर्जर प्रजागर, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। गंधार दिव्यगंध छिपकूट हस्त ज्वरो, गांधार रूपी जो स्थान था वहाँ के लोगों के लिए महामारी के समान। दूसरा, लाट पाट वपाट रिचारी, चंचलता को नष्ट करने की। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ, जैसे महाराजा धीरा, परम भट्टारक, इसकी उपाधियाँ थी। ध्यान रखिए कि पेपर में बहुत आती, क्योंकि इसके जैसी उपाधियाँ किसी के पास ही नहीं, ऊट पटांग की उपाधियाँ इसकी। अब इसने क्या किया, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कल, मौखरी वंश कन्नौज के में शासन करा था। मौखरी वंश के जो वर्मा परिवार था उसके गृह वर्मा से अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। तो पुत्री कौन थी, राजश्री। उसका विवाह किया तो मौखरियों से इनको सहायता मिल गई, तो ये अपना विकास कर पाए। तो ये कहानी थी प्रभाकर वर्मन की। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा था राजवर्धन। राजवर्धन वास्तव में इनके जो पितामह थे उनका भी नाम राजवर्धन फर्स्ट था, इसका नाम राजवर्धन सेकंड। तो राजवर्धन बना अगला शासक। इसके साथ एक कंट्राडिक्शन हुआ क्या कि गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त नामक एक व्यक्ति ने कर दी, जो कि गुप्तों के उसमें था। उसकी हत्या करने के कारण, और देवगुप्त ने मित्रता किससे कल मैंने कहा था, शशांक से मित्र के, जो कि बंगाल का गौड़ नरेश था। अब इसकी मित्रता शशांक से थी, लेकिन शशांक चाह रहा था कि ये सब निपट जाए और मैं यहाँ शासन कर लूँ।
तो उसने रचना रची, राजवर्धन को उकसाया और देवगुप्त की क्या कर दी, हत्या करा दी। और जब देवगुप्त की हत्या करने राजवर्धन वहाँ गया तो राजवर्धन की भी हत्या कर दी। कुल मिला के राजवर्धन भी गया और देवगुप्त भी गया और गृहवर्मा भी गया। और इसकी जो बहन थी राजश्री, वो जंगलों की ओर भागी, कन्नौज के जंगलों की ओर, और उन जंगलों में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रही। अब आगे आती कहानी क्या है। अब हुआ क्या, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 1590 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठा, लेकिन इसकी जो कंट्राडिक्शन स्थितियाँ बनी उसमें राजवर्धन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1590 में जब इसका जन्म होता है, किसका, हर्षवर्धन का, मात्र 16 वर्ष की आयु में, यानी 1606 में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को मजबूरी में सत्ता संभालनी पड़ती। और सत्ता संभालते इसके पास दो बहुत बड़े रीजन थे इस समय अपने आप को, शशांक से बदला लेना और दूसरा अपनी बहन को बचाना, और तीसरा चारों ओर के आक्रमणों से बचाना। क्योंकि जैसी कमजोरी पाती, कमजोरी किसी प्रकार की, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी पर कमजोरी हमेशा आपके लिए अभिशाप होती। और किसी राज्य की कमजोरी, अगर किसी सिंहासन पर राजा ही ना हो तो स्वाभाविक उस पर लोग आक्रमण कर देंगे। तो यही हुआ कि आक्रमणों से बचने के लिए इसने तुरंत गद्दी संभाली और तुरंत दौड़ पड़ा किसके लिए, शशांक के लिए। शशांक को हत्या कर दी, मार ही डाला उसको। वहाँ से भागा और जाकर अपनी बहन को बचाने के लिए प्रयास करने लगा, और इसी बचाने के प्रयास में उसको बहुत सारे लोगों ने मदद करी, और अंत में आत्महत्या करने जा रही अपनी बहन को क्या कर लिया, उसने बचा लिया। इसके बाद हर्ष एक प्रतापी राजा के रूप में उभरा और आसपास के जितने क्षेत्र थे सबको जीत डाला किसने, हर्ष ने, और भयंकर रूप से रक्तचाप करता रहा। लेकिन इस समय उसने क्या किया, जो इनकी राजधानी थानेश्वर थी, तो इसकी बहन का, क्योंकि अब गृहवर्मा की हत्या हो चुकी थी, तो ऐसा ना हो कि और लोग आकर उस पर कब्जा कर लें, शशांक ही आक्रमण कर देता। तो उसने क्या किया, कन्नौज राज्य को भी थानेश्वर में क्या कर दिया, मिला दिया, और अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर दी, कन्नौज कर ली। अब समझ में आया कि थानेश्वर से क्यों आई कन्नौज, मजबूरी थी बहन के राज्य को बचाना। अब क्या हुआ, अब हर्ष को बढ़िया मौका मिला और इसने मारना शुरू किया। उत्तर भारत पूरा, पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत पूरा, नर्मदा नदी के तट तक इसने पूरा आधिपत्य कर लिया। अब उसके लक्ष्य में था कि उसे दक्षिण भारत भी जीतना, क्योंकि दक्षिण में बहुत चोल चेर, पांड्य, बहुत सारे चालुक्य, वातापी, ये सब राजा वहाँ अपना राज्य चला रहे थे और वे बढ़ रहे थे उत्तर की ओर। अब इसकी मजबूरी थी या तो सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी या तो युद्ध करे। इसने बयाना गलत ले लिया। ये दक्षिण में गया और दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से भिड़ गया। दक्षिण में इसकी पहली विजय थी, दक्षिण का अनुभव नहीं था, पर्वत पहाड़ों का इसको अनुभव नहीं था, और जाके फंस गया किससे, पुलकेशिन द्वितीय से, जो इसके समकक्ष ही था, और गड़बड़ हो गई। भयंकर युद्ध हुआ, जबकि इसको सेनापति ने मना किया था कि अभी युद्ध करने की स्थिति में आप नहीं हैं, अभी युद्ध ना करिए, क्योंकि आप अभी अभी लौट कर युद्धों से आए हैं बंगाल से। नहीं माना और युद्ध कर डाला किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय पराक्रमी आदमी था और उसने हर्षवर्धन को निपटा दिया। हर्षवर्धन हारा और वहाँ से वापस आया और दोबारा लौट कर कभी दक्षिण भारत की ओर देखा भी नहीं। इस प्रकार उसका राज्य नर्मदा नदी तक, कहाँ से लेकर, पंजाब से लेकर शुरू हुआ, बंगाल तक, गुजरात तक, और बल्लभी को उसने हायर कर लिया और यहाँ पर कर लिया नर्मदा नदी के पास। इतने ही क्षेत्र पर शासन करता रहा। लेकिन इसके बाद इसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। इसको शिलादित्य भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। अब इसके समय में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था ह्वेनसांग। इसने अपनी किताब लिखी सी यू की में इसने क्या लिखा है, 7वीं शताब्दी के आसपास जब भारत आया तो कहीं लिखता है 15 वर्षों तक ये शासन में रहा, कभी कोई कहता है कि ये 8 वर्षों तक रहा। तो जहाँ तक किताबों में मिलता है वो 8 वर्षों तक मित्र के रूप में इनके दरबार में बना रहा। लेकिन इसने जब यहाँ से वापस गया तब इसने दिखाया कि यहाँ क्या क्या था। उसने भारत को इंदु नाम से संबोधित किया था और इसने अपनी कई उपाधियां रखी थी, जैसे युआन च्वांग, स्वान चांग, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिविल में बहुत बार आ चुका। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि ये जो हर्ष था ये जाति से वैसे था। इसके समय में कृषकों को शूद्र कहा जाता था और जो प्राचार्य उस समय था नालंदा, क्योंकि बहुत समय नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, वहाँ अध्ययन किया इसने। बौद्ध धर्म के बारे में बात को, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को क्या कर लिया, अनुयायी हो गया। तो वहाँ उस समय जो प्राचार्य था वहाँ था शीलभद्र, ठीक है। तो इसने लिखा जाता है, मतलब पेपर में आपके आता थी कि हर्ष के समय में घोड़े कहाँ से आया करते, तो अरब, ईरान और कम्बोज से घोड़े मंगाए जाते थे।
साथ ही ह्वेन-सांग ने एक बहुत बढ़िया काम किया। अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा क्या कि कन्नौज में महासभा आयोजित कराना हर्ष ने शुरू किया और प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में जाकर महामोच परिषद का गठन करता, जहाँ बहुत सारे धर्मों के राजाओं को बुलाकर वार्तालाप करता था और 5 वर्ष में जितनी आय होती थी वो सबकी सब क्या कर देता था, दान कर देता था। ये सब काम किसके थे? कहते हैं कपड़ा छोड़कर कुछ हर्ष के नहीं बचता था और अगली वर्ष इतना होता था कई राज्य बसाए जा सके, इतना राजस्व प्राप्त करता था कौन? हर्षवर्धन। अरे भाई दुआबा का राजा था, गंगा यमुना का क्षेत्र है, ढेर सारा उपजाऊ होती थी जमीन, है ना। हुआ क्या, तो इस प्रकार प्रयाग में इसने धर्म संसद, कन्नौज में धर्म संसद, धर्म परिषद स्थापित की, जहाँ पर सभी राज्यों को छूट मिलती थी, सभी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना। एक बार क्या ह्वेन-सांग से किसी बात पे तर्क हो रहा था तो कुछ ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, तो 500 ब्राह्मणों को दरबार से भगा दिया था कि सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, अगर ह्वेन-सांग अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए। इस प्रकार हर्षवर्धन को एक अच्छा राजा के रूप में घोषित किया जा सकता है। अब बात आती है, हर्षवर्धन की कोई अपना पुत्र नहीं था, इसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह वल्लभी, मैंने कल पढ़ाया था, वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय से हुई और इस प्रकार इसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण यह राज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ चला। तो ये कहानी थी हर्षवर्धन की और हर्षवर्धन के काल में विकास और प्रवाह की। अब बात करते हैं हर्षकालीन साहित्य की, थोड़ा सा टॉपिक है। हर्षकालीन साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य तो आप जानते हैं, अरे भाई गुप्तों का साहित्य जानना है तो कालिदास को पढ़ लो, बारामीर को पढ़ लो, आर्यभट्ट को पढ़ लो, ब्रह्मगुप्त को पढ़ लो, भाष्य को पढ़ लो, यही पढ़ेंगे ना। अब अगर आपको हर्ष को पढ़ना है, आंख मूंद कर बाणभट्ट पढ़ लो, उसने हर्षचरित लिखी थी, संस्कृत का साहित्य का पहला श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। हर्षचरित पढ़ लीजिए, सारा कुछ पता चल जाएगा हर्ष की स्थिति क्या रही होगी। हर्ष ने स्वयं 3 पुस्तकें लिखी हैं, कहा जाता है किसी और ने लिखी, नाम अपना है, फिर भी पेपर में आएगा तो आप हर्ष करना। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये उसने पुस्तकें लिखी थी जो बहुत फेमस हैं पेपर के लिए। अगला, हर्ष के दरबार में एक मयूर नामक विद्वान रहता था जिसने मयूर शतक या सूर शतक नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि कुष्ठ रोग से बचाने के लिए इसने सूर्य भगवान को भी बना लिया था और उस राज्य में किसी को कुष्ठ रोग नहीं होता था। तो इतने प्रतापी राजा हर्ष का, उसका वर्धन वंश का इतना प्रचुर प्रवाह बना रहा। तो ये थी कहानी हर्षवर्धन की, जो कल छूट गया था तो उसे एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया उसकी। अच्छा ध्यान रखिएगा, हर्ष के समय में इकोनॉमी, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र मथुरा हो गया था, जबकि गुप्तों के समय में आपको अच्छे से पता उज्जैन सबसे बड़ा था। तो इनके समय में सबसे बड़ा मथुरा हो गया और रेशम कपड़ों को उत्पादन में मथुरा नंबर 1 पे था और वही आर्थिक स्थिति का केंद्र भी बनता गया था। तो ये कहानी थी हर्षवर्धन की और उसके साहित्य और सृजन की। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें हम अब पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में, हम चोल चेरपांड के बारे में, चालुक्य के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक बचा है पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा प्रवेश करेंगे राजपूतों में और सीधा मध्यकालीन इतिहास। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इसको ध्यान से कई बार पढ़िए। नोट्स PDF फाइल में उपलब्ध है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं कृपया करके इसको पढ़ने के बाद बिना कुछ सोचे जो मेरे ऑडियो को सुनिए और उसके बाद बंद कर दीजिए अपना मोबाइल और उसको अपनी भाषा में लिखिए कि क्या आपको याद रहा, क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं कि हर्षवर्धन को ऐसा करना पड़ा, राजवर्धन को ऐसा करना पड़ा, प्रभाकर वर्धन को ऐसा करना। इससे आपका माइंड इलेबरेट होगा और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिसका उपयोग आपको मेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला प्री का काम तो हो जाएगा, आपके पास फैक्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नए सेशन के साथ कल फिर से। फिलहाल के लिए आज इतना ही। जय हिंद।